Once again, good evening to everyone. This is class number 7 in the series of Principal and Vice Principal UPSC DOE series, and this is second class in uh, the field of Constitution and Education. And today we will continue from where we had left in the previous class. Before I continue, if somebody has any quick questions, you may ask. Otherwise, we can take the questions later. I'm very happy to see Deepti ma'am, Shivi ma'am, and everyone has joined in time. Okay, Sushila ma'am, good evening. Should we begin? Good evening, sir. Yes, sir. Is my screen visible to all? Yes, sir. All right. So in the previous class हमने जहाँ पे छोड़ा था वो था नेहरू रिपोर्ट और हमने कहा कि 1928 में ये समिति बनी थी जिसने नेहरू रिपोर्ट दी और इसके जो चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू थे इसमें जवाहरलाल नेहरू भी मेंबर थे उसके अलावा तेज बहादुर सप्रू सुभाष चंद्र बोस एम एस एसनी अली इमाम सऊद कुरैशी मंगल सिंह और जी आर प्रधान ऐसे कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी और नेहरू रिपोर्ट जो थी वो बेसिकली इसमें जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और ये एक तरीके का इंडियन ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसकी हम मांग कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक प्रयास था जो इस नेहरू रिपोर्ट ने किया और ये रिपोर्ट बेसिकली इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के लिए बनाई गई थी मतलब उनका कहना था इस रिपोर्ट का कहना था कि इंडिया को ब्रिटिश राज्य के अधीन ही रहने दिया जाए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आज़ादी वाली मांग ये नहीं करते हैं लेकिन उनको एक डोमिनियन स्टेटस कर दिया जाए कि वो एक अलग स्टेट है वो अपनी बातें खुद कर सकते हैं भले ही उस पर मोहर जो है ब्रिटेन की ही लगेगी तो ये हमने लास्ट टाइम किया था उसके आगे बढ़ते हैं तो 1929 आता है अभी 28 में था 29 आता है और 29 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये 2029 में सॉरी 1929 में और ये 1930 26 जनवरी 1930 तक इसमें डिस्कशन चलते हैं और ये 1930 जो 26 जनवरी है इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे सो द नेशनलिस्ट गोल मूव्ड बियॉन्ड डोमिनियन स्टेटस टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी तक क्या था एक साल पहले ही आप देखेंगे तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे और अभी जो ये मांग कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं 26 जनवरी 1930 को कहा गया था इसी सम्मेलन में तिरंगे को सबसे कह लीजिए कि हमारे आज़ादी के आंदोलन से एसोसिएट किया गया कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया और एक तरीके से आप देखेंगे तो 1930 में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग की 26 नवंबर 1949 को जब हमें आज़ादी मिल गई और उसके बाद संविधान बना तो संविधान बनने के बाद 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 ये 26 नवंबर की तारीख जो है 49 में थी रखी मतलब एक्चुअल तारीख थी लेकिन इसको बिगिन जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 से किया गया ये जो 1950 में इसको सम्मान दिया गया उसका कारण ये था कि ये जो 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की परिकल्पना को स्वीकार किया था कांग्रेस की मीटिंग में और कांग्रेस के सम्मेलन में तो उस 26 जनवरी को महत्व देने के लिए ही ये डेट जानबूझ करके चुनी गई तो ये हमें याद रखना है कि ये जो नेहरू वाला रिपोर्ट था और 1928 वाला वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करता है और कांग्रेस का जो सम्मेलन है अधिवेशन है 1929 और 30 का वो पूर्ण स्वराज की मांग करता है लाहौर में हुआ था ये अब हम आते हैं अगली घटनाओं पर जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है उसमें आपका नाम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिंदी में गोल मेज सम्मेलन कहते हैं यूजुअली इसको गोल मेज सम्मेलन इसलिए कहते थे क्योंकि जहां पर लोग बैठते थे वो मेज गोल हुआ करती थी हालांकि दैट इज नॉट द ओनली फैक्ट फैक्ट ये भी है कि क्योंकि सब लोगों को इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस देने का प्रयास किया गया था सो बेसिकली क्या था ये
3 बार हुआ था, एक बार 1930 और 31 में, 30 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी फरवरी तक, फिर 1931 में फिर से लास्ट में, और 1932 में। 3 बार गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी गए थे, तो गांधी सेकेंड वाले में गए थे, 1931 वाले में। पहले में क्यों नहीं गए, क्योंकि उस समय इंडिया में एक उन्होंने मूवमेंट छेड़ छेड़ रखा था, आंदोलन छेड़ रखा था, और उस आंदोलन में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आखिरी वाले में क्यों नहीं गए, क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन से बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को रह नहीं गई थी। तो पहले वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो गए, ब्रिटिश इंडियन इंटरेस्ट के लोग गए थे काफी, और ये लोग बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर की मांग कर रहे थे कि राज्यों के पास कुछ अधिकार हो और केंद्र के पास कुछ अधिकार होना चाहिए। सेकेंड वाला जो था उसमें गांधी जाते हैं, और वो इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, और वहां पहुंच करके वो अपनी बातें रखते हैं। हालांकि उनकी बातों पे कोई सहमति नहीं बन पाती, तो कोई भी सॉल्यूशन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी निकल नहीं पाता है। थर्ड वाला जो था वो एक फॉर्मेलिटी भर की थी, उसमें कुछ भी खास होता नहीं है, बस एक प्रोसेस था कि चलो 1935 का जो आपका भारत सरकार अधिनियम है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, अगला वाला जो ये जो सीरीज है, ये इसकी नींव रखने का काम ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसने किया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और ओके, राइट। फिर हम चलते हैं 1932 में, एक प्लान बनाया गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, नाम था रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड ने अगस्त के महीने में एक घोषणा किया जिसको कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। ये जो कम्युनल अवार्ड था, इसने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जिसकी बात पहले हो चुकी थी मुस्लिमों के लिए, उसको कहा गया कि मुसलमानों के साथ साथ वो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी दे दिया जाए। तो गांधी उस समय जेल में थे, यरवाडा की जेल में गांधी बंद थे महाराष्ट्र में। और जब ये कम्युनल अवार्ड किया गया, यानी कि जब एक तरीके से जातियों के आधार पे बांटने का प्रयास किया गया कि उनको अलग इलेक्टोरेट दे दो, तो गांधी यरवड़ा जेल में ही अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और फाइनली ये जो है एक तरीके से कह लीजिए वापस कब होता है, जब लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में फिर क्या होता है कि लॉर्ड इरविन और गांधी मिलकर के एक समझौता करते हैं, और उसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इतिहास में बड़ा फेमस है वो। और गांधी इरविन समझौता जो था उसका भी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इस पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। याद रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक पृष्ठभूमि है। कह लीजिए तो 70% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से आ रहा है। परसेंटेज में ऐसे रफली बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं किया है। ओके, अब यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उनका और गांधी जी का थोड़ा अपोजिशन हो जाता है, बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर इफेक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अधिकार दिए जाएं ज्यादा, और उसके लिए ये जो कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने किया था उसको वो सही मानते हैं। अंबेडकर जी का जो पहला लक्ष्य था वो एक तरीके से अधिकार दिलाना था, जो जिनको सो कॉल्ड छोटी छोटी जाती हैं, छोटे तो कोई होता नहीं, बट जो भी जिनको माना जाता था। और इसके लिए उनका ये कहना था कि अगर मुझे आज़ादी में से और इसमें से एक चुनाव करना पड़े तो मैं उसी को चुनूंगा कि पहले अधिकार मिले, कि आज़ादी मिल भी गई और बाकी लोग बड़ी बहुत बुरी कंडीशन में रहे तो उसका क्या फायदा है। गांधी उसके खिलाफ थे। गांधी ऑब्वियसली चाहते थे कि सबका उत्थान हो, लेकिन गांधी आजादी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, और इसलिए ये जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसका छोटा सा मतलब उस समय तो बड़ा ही होगा, जिसका बाद में जो रिजल्ट आया वो गांधी इरविन पैक्ट 1932 में आया। एंड दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड कास्ट हिंदू लीडर्स एसोसिएटेड प्रोमिनेंटली विद अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय। तो जो ये जो 1932 का पैक्ट हुआ, पहले इसको पूना पैक्ट कहते हैं।
पूना पैक्ट के बाद फिर गांधी इरविन होता है। पूना पैक्ट में क्या होता है कि अम्बेडकर का जो विचारधारा थी और जो गांधी की थी, तो गांधी वाली को मदन मोहन मालवीय लीड कर रहे थे, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो छोटी सी बात है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे आ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एजुकेशन को भी काफी काफी इम्पोर्टेंस दिया गया था। दिस वाज द लार्जेस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट, मतलब अभी तक का जितना भी संविधान बनाने की प्रक्रिया हुई थी, उसमें सबसे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग कदम जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। आप कह सकते हैं जो हमारा संविधान है लगभग लगभग यहाँ बन ही गया था। तो इसके मेजर फीचर्स क्या थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रेडिसेसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इन्फ्लुएंशियल बट ट्रांसफॉर्म्ड बाय डेमोक्रेटिक सॉवरेंटी आफ्टर 1950। बस एक ही कमी थी इसमें कि जो इसमें डेमोक्रेटिक सॉवरेंटी थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पावर है पीपल के अंदर, वो नहीं थी। अदरवाइज इसमें लगभग सब कुछ था। तो इसमें प्रपोज किया गया कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें एक तरीके से स्टेट्स की अलग पावर हो जाएगी और राज्यों की अलग पावर हो जाएगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है, राज्यों का जो अधिकार है उसकी बात ये करता है। डायरकी जो है उसको सेंटर में और स्टेट में दोनों द्वारा लाने की बात करता है। और जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से वाले पे केंद्र सरकार बनाएगा कानून, कौन से वाले पे राज्य बनाएगा और कौन से वाला कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। तो एक तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो यहीं पे शुरू होता है। एंड इट एक्सपेंडेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। इसमें अभी मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यों में भी कानून बनेंगे। और बाइकैमरलिज्म, इसका मतलब होता है कि लोकसभा और विधानसभा दो सदनों की व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म। ठीक है। 6 प्रोविंसेस, 6 ऐसे राज्य थे जहां पर विधान परिषद का भी जिक्र किया गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, तारीख है 1 अप्रैल 1937। 1937 अप्रैल के महीने में ये डिसाइड किया गया कि जो बर्मा है, पहले जो ब्रिटेन ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया थी, वो बेसिकली इंडिया को ही नहीं कंट्रोल करती थी, बर्मा को भी कंट्रोल करती थी। बर्मा देश आप सभी जानते हैं। तो बर्मा को 1937 को 1 अप्रैल 1937 से इंडिया से अलग कर दिया गया। ये कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया की, वो सिर्फ इंडिया को देखेगी, बर्मा की ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग हो जाएगी। तो ये एक 1937 वाली चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो वोट देने का अधिकार था, वो यूनिवर्सल अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब होता है कि सभी को वोट देने का अधिकार जो 18 साल को क्रॉस कर गए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी भी किसी को नहीं मिला था। अभी भी जो वोट देने का अधिकार था वो बेसिकली कुछ लोगों को था, जो नॉमिनेट किए जाते थे या जो सरकारी नौकरी में होते थे या जो कह लीजिए अंग्रेजों को पसंद आते थे। बहुत आर्बिट्ररी मामला था, ऐसा नहीं था कि किसी को देना है किसी को नहीं देना है ना। तो सभी को वोट देने का अधिकार तो मिला ही नहीं, अभी तक नहीं मिला। वो बेसिकली जो मिलता है वो 1950 में ही मिलता है संविधान के साथ। और आपको पता है जो पहली बार वोटिंग होती है 62 में शायद, तो उस समय ही सब वोट देते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को थोड़ा सा और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बचा के रखा और क्या चेंज कर दिया। यानी आप याद करिए तो 1919 में भी एक भारत सरकार अधिनियम नियम आया था, अब 35 में आ गया। ठीक है, तो क्या बदला और क्या रह गया? जो बचा के रखा था वो था कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स एंड द थ्री लिस्ट टेक्निक, office of governor and much of the provincial administrative structure, public service commission and all India administrative services arrangements, emergency and financial administration mechanism is in modified form, and the federal court experience helped prepare the ground for an integrated constitutional judiciary। तो ये आपको मेंटेन रहा, बचा के रखा गया। बदला क्या? पॉपुलर सॉवरेंटी रिप्लेस्ड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। राइट, 1935 में जो एक तरीके से देखिए जो पार्लियामेंट की, यानी पॉपुलर सुप्रीमेसी, बात ये थी कि क्या सभी को मतलब जनता को इक्वल अधिकार दे दिया जाए। अधिकार तो मिला नहीं, वोट देने का राइट था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तरीके से जनता के अधिकार को बढ़ाया गया। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई यहाँ पे, जो इसके पहले नहीं था। और फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कानूनी रूप से
लागू नहीं किए जा सकते थे, तो 1935 वाले कानून में उसको लागू करने की बात की गई। ओके, फिर हम आगे चलें तो 1940 में एक और घटना हुई जिसका नाम है अगस्त ऑफर। 1940 का अगस्त ऑफर। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज एक्नॉलेज्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड। 1940 में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कहा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आप बात कर रहे हैं, हम उसको मान लेते हैं, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम इसको कंप्लीटली भारतीय लोगों को सौंप दें, ऐसा नहीं होने वाला है। जो ब्रिटिशर्स हैं वही बड़े पद पे रहेंगे, एंड दे विल ओनली क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑन सम लोअर रैंक इंडियंस कैन आल्सो बी देयर। सो dominion status was restated as the ultimate constitutional objective। इसमें यह कहा गया कि जो भारत का संविधान बनेगा उसका सबसे बड़ा मामला ये होगा कि डोमिनियन स्टेटस ही भारत की सबसे बड़ा एम्बिशन होगा। यानी आजादी की बात भूल जाइए, आप एक तरीके से हमारे कॉलोनी बन के रह लीजिए, है ना, बाकी आपको जो अधिकार चाहिए वो दे देंगे। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरायस काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें कहा गया कि अब याद रखने वाली बात है 1940 में वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था और इंग्लैंड काफी दबाव में था और उसको लग रहा था कि किसी भी तरीके से हमको भारत को साथ में लेना है। उसके दो कारण थे, एक, भारत को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था उस समय पे इंग्लैंड के लिए, और दूसरा इसलिए भी दिक्कत हो रही थी कि भारत जो है उसमें उसके पास बहुत सेना थी, अंग्रेजों की सेना, और इंग्लैंड को लग रहा था कि अगर इंडिया की सेना, मतलब ब्रिटिश इंडिया की सेना पार्टिसिपेट करेगी तभी वो लोग वो वर्ल्ड वॉर टू जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस चीज को किया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1940 वाले में और क्या होता है, अंग्रेजों ने कहा कि जब लड़ाई जीत ली जाएगी तो जीतने के बाद इंडिया के जो लोग होंगे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के अधीन ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आजादी दे दी जाएगी, बट ऑटोनॉमी दे देंगे, जो भी आपको करना हो वो आप करो, हम आपको मना नहीं करेंगे। इस ऑफर को कांग्रेस ने कहा कि देखो ये ऑफर हमारे लिए भाई पसंद हमको नहीं आ रहा है, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। हम तो 1932 में ही पूर्ण स्वराज की बात कर चुके हैं, 30 में ही, है ना, लाहौर वाला, ये आप देखिए 1929-30। तो अब आप हमें आकर 1940 में कह रहे हैं कि हम आपको थोड़ा सा दे देंगे, तो उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने मना कर दिया। फंडामेंटल राइट्स वगैरह की तो बात हो ही रही थी। ये मुख्य मुद्दा आपका अगस्त ऑफर में हुआ। अब एग्जाम के सीक्वेंस के लिए अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप ये देखिएगा कि एग्जाम सीक्वेंस में 1940 में अगस्त ऑफर दिया गया इंडिया को, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जो बेसिकली इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इसका अध्ययन स्टडी करने के लिए आया था। 1945 में वाइवल प्लान आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो 40, 42, 45 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। अब हम धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, सर स्टफोर्ड क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे, पहले बिजनेसमैन थे, बाद में ये असेंबली में चले गए थे और बड़े मतलब पावरफुल थे। तो इनको इंडिया भेजा गया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, और ये वर्ल्ड वॉर टू का समय चल रहा था और इंडिया अंग्रेजों के हाथ से निकल रहा था। इंडिया को युद्ध में शामिल करना था कैसे भी करके, नहीं तो ब्रिटेन हार जाता। तो ये सारी बातें चल रही थी। उसी दौरान क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज करता है। वो कहता है कि आप ऐसा करो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, एक संविधान सभा बना लो, उसमें आप संविधान बनाने की बात करो, जितनी भी पोस्ट उसमें है वो सारी पोस्ट इंडिया के लोग ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें हैं, पहली तो आपको आजादी नहीं मिलेगी, आप डोमिनियन स्टेटस में ही रहोगे, पूर्ण स्वराज वगैरह भूल जाओ। दूसरी बात यह है कि जो दो सबसे बड़ी पोस्ट होंगी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो हमारे लोग रहेंगे, बाकी सारी पोस्ट आप लोग ले लो। आ, अब ये बात जब आई तो सारे जो कांग्रेस के लोग थे वो भी, और जो प्रोविंसेस में जो हमारे राजा महाराजा थे वो भी, उन सब ने इसका विरोध किया, इसको किसी ने ज्यादा पसंद नहीं किया। तो द मुस्लिम लीग फाउंड द स्कीम इनसफिशियंट फॉर इट्स पाकिस्तान डिमांड। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाना था, तो उन्हें कहा भाई हम तो इस
को मानती नहीं है, ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह होने चाहिए, पूर्ण स्वराज मिलेगा तभी तो पाकिस्तान मिलेगा, नहीं पाकिस्तान कहाँ मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये मिशन फेल हो गया, और फेल होने का एक बड़ा कारण ये था कि 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट भी चालू कर दिया था, इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। हालांकि क्रिप्स मिशन जो है इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। क्रिप्स ने भारत को शामिल कराया वॉर में, और इसके बाद जो एक मिशन आता है, इसका इमीडिएटली तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो अगला वाला है वो है 1945 का वॉवेल प्लान या सिमला कॉन्फ्रेंस। 3 साल बाद इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वॉर टू लगभग लगभग खत्म हो चुका था। an attempt to break the wartime political deadlock by Indianizing the Viceroy's Executive Council before a final constitutional सेटलमेंट। इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि जो वायसराय की काउंसिल है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसका जो मुखिया होता है वायसराय होता है, जो उस समय आप मान लो प्रधानमंत्री जैसा, उसकी काउंसिल में जो लोग हैं सारे के सारे इंडियन भर देंगे, बस 2 पोस्ट हमें दे दो अंग्रेजों को, पहली वायसराय इंग्लिश का रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा, और दूसरा कमांडर इन चीफ जो आर्मी का होगा वो जो है ब्रिटिश होगा, बाकी सब आप ले लो। यहाँ तक ये लोग आ गए वावेल प्लान में, है ना। एक वावेल थे, उन्होंने प्रपोज किया था इसको। एक और चीज उन्होंने प्रपोज किया कि जो जातिगत समस्याएं हैं, कास्ट हिंदूज की है, उसमें जो आपस में लड़ाइयां हैं, और जो मुस्लिमों के साथ लड़ाइयां हैं आपस में, इन सबको भी समाप्त किया जाए, और एक उचित नंबर जो है कैटेगरीज से और मुस्लिमों से ले लिया जाए तो मामला शांत हो जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने कराने का प्रयास किया। और बाकी जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उनको भी लॉर्ड वेवेल ने जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में 1945 में करने की कोशिश की, लेकिन ये भी फेल हो गया। फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी बात कर रहे थे, और मुस्लिम लीग वाले तो पाकिस्तान चाहते थे, और इसलिए आपस में कोई समझौता हो नहीं पाया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसी वो कह रहे थे बना लो, वैसी बन नहीं पाई, और ये फेलियर दिखाता है कि अब एक बड़े लेवल पे संविधान बनाने की आवश्यकता थी, और शायद डिवाइड करने का कंट्री का वो भी आ गया था समय, क्योंकि आपस में दोनों का बन तो बिल्कुल रहा नहीं था। एक मैंने लिस्ट आपके लिए बनाई है, आपको मैं एक ग्रुप में भी भेज दूंगा, वैसे भी आप यहाँ देख लो। दिस इज द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन इंग्लैंड। तो आपको पता है कि 1858 में जब कंपनी राज खत्म हो गया था और क्राउन का राज इंडिया में आ गया था, तब से इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में भारत का एक मंत्री हुआ करता था, जिसे हिंदी में भारत मंत्री और अंग्रेजी में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड कैबिनेट कहा जाता था। ये जो लिस्ट है ये उनकी है जो सेक्रेटरी वहां पे रहे। तो सबसे पहला जो सेक्रेटरी था उसका नाम था एडवर्ड स्टैनली, और इनका जो इनको जो प्रोनाउंस करते थे, इनको द राइट ऑनरेबल कहते थे, है ना। जैसे हम लोग सांसदों को माननीय कह देते हैं, वैसे इनको द राइट ऑनरेबल नाम से पुकारा जाता था, उपाधि से। और ये एडवर्ड स्टैनली 1858 में पहले व्यक्ति थे जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनते हैं। इसके बाद जॉन पैकिंस्टन, सर स्टेफर्ड निकब्बे, जॉर्ज सी सेवेंडिस, लॉर्ड किम्बरले, डब्ल्यू ई फॉस्टर, सर मिकेल हिक्स बीच, लॉर्ड क्रॉस, जॉन मॉरले, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्की, अर्ल कार्वे, एडमंड मॉन्टेग्यू, लॉर्ड रेडिंग, मॉन्टेग्यू इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड बिकरलैंड, लॉर्ड सैंकिल, सैमुअल हॉरे, लियो एमरे, लॉर्ड जिटलैंड एंड पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस जो आखिरी वाला है उसका क्या टाइम है, 45 से 47, आजादी के समय ही ये मंत्रालय खत्म हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो भारत को चला रहा था इंग्लैंड से, इसका कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि संविधान में क्या लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लिस्ट है आपकी वायसराय की। 1858 में पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग, और जो कि 4 साल रहता है, और आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च और अगस्त 1947 तक थे, है ना। 47 तक थे, 2 महीने 3 महीने के लिए थे। इसके ठीक पहले लॉर्ड वॉवेल था, जिसकी हम बात अभी यहाँ पे लॉर्ड वेवल की कर रहे थे, वेवल प्लान की, है ना। तो इसमें आप देख लेंगे तो एल्गिन, लॉरेंस, मायो, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन
Elgin, 2 Curzon, Minto, Hoardings, Chelmsford, Reading, Irwin, वेलिंगटन, लिथिंग्रो, वेवल, माउंटबेटन, इन सारे के नाम पे इंडिया में तो महल हैं, बड़ी सड़कें हैं या कोई बड़ी बिल्डिंग है या बहुत कुछ है। तो एक तरीके से आज भी ये लोग इंडिया में जिंदा हैं, जुड़े हुए हैं। आह, तो ये चीज आपको याद रखनी है थोड़ा सा, जितना भी हो सके। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, कैबिनेट मिशन 1946, जो कि इंडिया में एक तरीके से द थ्री ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स लॉर्ड पेट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के साथ आया था। और ये द प्लान वाज सेंटर्ड द फ्रेमवर्क फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड एंड बिगेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो इन लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, बन गई है, सॉरी बनाएंगे, और बना करके फिर हम उस पर कार्य करेंगे संविधान का। ये आजादी के पहले का याद रखिएगा, जो हमने वोवेल प्लान में भी बात किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पे क्या हुआ कि दे रिजेक्टेड द इमीडिएट क्रिएशन ऑफ अ फुली सॉवरेन पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और जिन्ना जो थे वो तो कह रहे थे हमें पाकिस्तान दे दो और एकदम इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए, हमें उस पर किसी का अधिकार नहीं चाहिए। कैबिनेट मिशन ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसका विरोध किया। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि एक यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी जो फॉरेन अफेयर से डील करेगी, डिफेंस से डील करेगी और कम्युनिकेशन से डील करेगी। बाकी चीजें जो है वो राज्य सरकारों को दे दिया जाए। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कैबिनेट मिशन ने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो इनडायरेक्टली चुनी जाएगी और प्रिंसली स्टेट्स का भी उसमें प्रतिनिधित्व होगा। दे ऑल्सो प्रपोज्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट। उन्होंने कहा जब तक हमारी नई सरकार ना बन जाए तब तक एक हम इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, है ना, वो जो है कार्यकाल देखेगी। इस असेंबली का जो फॉर्मूला था जो उन्होंने दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में, उसमें ये था कि 389, याद रखना 389 मेंबर्स जो हैं वो इस असेंबली में होंगे। 296 जो है वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से होंगे या चीफ कमिश्नर्स होंगे, और जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ से लोग आएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो एक तरीके से कह लीजिए संविधान बनाएगी। हालांकि जब आजादी, सॉरी, जब पाकिस्तान बन गया तो ये 389 से घट करके अगले वाले में आप देखेंगे तो 292 आ गई, है ना। पाकिस्तान बनने की, सॉरी, 229 आ गई। पाकिस्तान बनने के बाद ये 229 बन गई क्योंकि बाकी जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। आपको पता है 1947 में पाकिस्तान बन गया और 14 अगस्त वो लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जो कि हमारा 15 को होता है। अब जैसे भी हो, 14 को जो मनाते हैं उनकी मर्जी। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में का जो कंपोजिशन था, अगर उसकी हम बात करें, जो इसने एक्चुअली संविधान बनाया, और इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इस पे सेंटेंसेस बन सकते हैं, सेंटेंसेस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, एंड देन विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो जितना ज्यादा आपको जानकारी हो सके अच्छा है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ 389 थी, 389, लेकिन आजादी के बाद वो 229 हो गई। इसमें 389 में 292 सीट्स जो थी वो प्रोविंसेस के गवर्नर्स के लिए थी, और 4 जो थी वो चीफ कम्युनिकेशनर प्रोविंसेस से आ रही थी। तो कुल 296 हो रहा था। इसमें 96 सीट्स जो थी वो राजकुमार जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, या जो महाराजा थे उन वहां से आ रही थी। और इस तरीके से ये 389 बन रही थी। Members from provinces were indirectly elected by these elected members of provincial legislative assemblies। ठीक है, तो जो प्रोविंस के लोग आते थे उनको इंडायरेक्टली चुना जाता था। पार्टीशन के बाद ये 229 कुल 299 रह गया, और 229 उसमें जो थे वो प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुस्लिम लीग अपना एक हिस्सा लेकर के अलग हो गया, पाकिस्तान बना लिया उसने। द असेंबली ऑल्सो फंक्शनड एज द डोमिनेशन लेजिस्लेचर आफ्टर इंडिपेंडेंस विद सेपरेट सिटिंग्स फॉर लेजिस्लेटिव वर्क। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इट वॉज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल सिटीजन्स नॉर वॉज होली नॉमिनेटेड। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जहाँ पे चुनाव, सॉरी, जहाँ पे संविधान बना, ये दोनों नहीं था, ना तो ये लोगों के द्वारा चुना गया था कंप्लीटली, और ना ही ये कह लीजिए कि नॉमिनेट किया गया था, यानी बीच का रास्ता था। बीच का रास्ता क्यों था? क्योंकि जैसे प्रोविंशियल स्टेट्स को कहा गया कि भाई आप एक आदमी को भेजिए, तो उन्होंने आदमी को भेजने के दो तीन तरीके थे।
कैसे भेजेंगे, जो लोकप्रिय है उसको भेज दो, जो चुना गया उसको भेज दो, या प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया तो प्रिंसली स्टेट्स ने भाई जिसको महाराज पसंद करते थे उसको भेज दिया। तो कहीं कहीं पे तो ये इलेक्टेड हो गई, कहीं कहीं पे नॉमिनेटेड हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट मीटिंग जब होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके टेम्परेरी चेयरमैन बनते हैं। सबसे पहले जो चेयरमैन थे टेम्परेरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं 9 दिसंबर से। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन परमानेंट चुन लिया जाता है, और एच.सी. मुखर्जी जो थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन बाद में एक एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट को ऐड किया जाता है जिनका नाम था वी.टी. कृष्णामाचारी। तो आप देखेंगे तो एक तरीके से इसमें एक प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, दो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, एक हो गया आपके ये वी.टी. कृष्णामाचारी, और उसके पहले एक थे एच.सी. मुखर्जी। इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा फिगर आता है, नाम है बी.एन. राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली थे, और उन्होंने काफी बहुत रोल बड़ा प्ले किया है। बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, आपको पता है कि हम जो मानना चाहें वो मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हम जो मानना चाहते हैं वो मान लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो बेसिकली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की, उस सभा के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके वो प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस किया इसमें, और इंट्रोडक्शन हुआ 13 दिसंबर 1946। तो याद रखिए 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई सच्चिदानंद सिन्हा के चेयरमैनशिप में, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन चुन लिया गया, और जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 13 दिसंबर को, यानी 4 दिन बाद, इसका जो एजेंडा था वो प्रस्तुत किया। याद रखने वाली बात इसमें ये है कि जो रोल्स हैं वो सेपरेट आपको याद होने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, मैं ये भी बता दूं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा सही है, इसलिए ये आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए इंडिपेंडेंस पर। संविधान की बात करते करते 1947 में, हेलो प्लीज क्लोज द गेट, निधि प्लीज क्लोज द गेट। ओके, सो फ्रेंड्स 1947 में अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। The Indian Independence Act 1947 transformed the assembly from a body created under a British plan into the constitution making body of an independent dominion. चेंज ये आता है कि पहले जो था ब्रिटेन से अप्रूवल लेना था, अब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो 15 अगस्त 1947 को दो राज्य बनाता है, या दो देश बनाता है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। British parliamentary authority over the new dominions was fundamentally altered as the power was transferred. ठीक है, तो ब्रिटेन का अधिकार गायब कर दिया गया। The Constituent Assembly of India became a sovereign constitution. ये पहली बार हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी या असेंबली थी उसको संप्रभुता दी गई, उसके बाद संप्रभुता आ गई, अब वो डोमिनियन वगैरह नहीं रह गया। मेंबरशिप 389 से 299 आ गई, क्योंकि पाकिस्तान में चले गए काफी लोग, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन काफी हद तक हो गया। अब यहाँ पे डुअल रोल की बात होती है। द असेंबली फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो फंक्शनड एज द डोमिनियन लेजिस्लेचर इन सेपरेट सिटिंग्स। ठीक है, तो दो काम यहाँ पे हो रहे थे। एक तो संविधान बन रहा था कह लीजिए, और संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, और साथ ही साथ जो आजादी के बाद का देश था उसको चलाया भी जा रहा था, है ना। तो ये बातें याद रखने वाली हैं कि कैसे माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे सिटीजन्स को उनके अधिकार दिए जाएं, कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को कानूनी रूप से फोर्स किया जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हुई। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बिगेन बिफोर इंडिपेंडेंस।
राइट, बट कंक्लूडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो याद रखने वाली बात यह है कि संविधान का निर्माण कोई आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी के पहले ही शुरू हो गया था। अब 1946-47 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। नाम था जिस चीज को प्रस्तुत किया गया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। 46-47 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये एक एक्चुअली फिलोसॉफिकल ब्लूप्रिंट था जो ये बता रहा था कि कौन सी चीजें होंगी और कौन सी चीजें नहीं होंगी, कौन सी चीज स्वीकार होगी, कौन सी चीज स्वीकार नहीं होगी। मतलब ये मान लीजिए कि जैसे कह दिया जाए कि हमें महान बनना है, ये हमारा लक्ष्य हो गया। महान बनने के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या महान, कैसे कैसे छोटा छोटा कदम उठाएंगे, ये सब बातें बाद में डिसाइड होंगी। नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया 46-47 में। उन्होंने कहा कि भारत जो होगा वो संप्रभु होगा, आजाद होगा, सारी पावर जो है वो लोगों के अंदर होगी, हमारी टेरिटरीज, हमारी यूनियन टेरिटरीज सब लोग ही करेंगे, जस्टिस लोगों को मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, लोगों को बोलने की, बात रखने की, धर्म पालन करने की, विचार रखने की, पूजा करने की, बिजनेस करने की, किसी एसोसिएशन में जुड़ने की आजादी होगी। लेकिन ये सारी आजादी कानून के अंतर्गत होगी, यानी अगर कोई व्यक्ति कानून को नहीं मान रहा है तो उसकी आजादी को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज को और उनके और जो जो लोअर क्लास थी उनको अधिकार देने की भी बात होती है। राइट, याद रखने की बात यह है कि 13 दिसंबर 1946 को 1946 आजादी के पहले है जब जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, और इसको पास किया गया, अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये भी आजादी के पहले ही है, पर इसको देखिए 13 दिसंबर से 17-18 दिन उधर हो लग गए और 22 यहाँ लग गए, लगभग 50 दिन तक उसे चर्चा पर चर्चा थोड़ी थोड़ी होती रही। अब असेंबली कैसे चेंज हुई मैंने आपको बता दिया है ना, क्या क्या बदला ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं इस वाले को स्किप करता हूं। शायद रिपीट हो गया है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी कमिटीज थी, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कमेटी के हेड अलग अलग लोग थे। अब आप नंबर 3 पे देखेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग एंड प्रोसीजर है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे, और इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी थी, राजेंद्र प्रसाद उसके थे। प्रोविंसेस और राइट्स में जो प्रोविंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसके वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, वल्लभ भाई पटेल थे। सब कमिटीज एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी क्वेश्चंस। यूनियन में देखेंगे तो यूनियन पावर जो सेंटर था वो यूनियन पावर की जो कमेटी थी, केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसमें भी ये नेहरू थे, और स्टेट्स की एक कमेटी बनी थी उसमें भी नेहरू थे। तो आप देखेंगे अलग अलग कमेटी में अलग अलग लोग प्रेसिडेंट थे, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति कोई प्रेसिडेंट रहा हो। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर साहब थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं और बी एन राव की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है, मानने को हम कुछ भी माने। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 29 अगस्त 1947 को इसकी मीटिंग होती है, और चेयरमैन जिसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जो मेंबर्स थे उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, ये सारे मेंबर्स थे। और एन माधवा राव लेटर बाद में बी एल मित्तल को रिप्लेस कर देते हैं, टी टी कृष्णाचारी डी पी खेतान को रिप्लेस कर देते हैं। इस कमेटी ने डिसीजंस, लीगल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अमेंडमेंट्स को एग्जामिन किया था, और अंबेडकर पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट। तो जो डिबेट होती है उसमें ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर जी ने एक एक क्लॉज को पे डिस्कशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी एन राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो संविधान बनाने में सबसे बड़े सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। ही प्रिपेयर्ड कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज, यानी अलग अलग संविधानों को उन्होंने स्टडी किया और एक ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की, फाइनल ड्राफ्ट देने की कोशिश की कि कौन सा संविधान भारत के लिए उचित होगा, कौन से देश से क्या लिया जाए। He advised the assembly and the committees on constitutional laws and institutional design,
He consulted jurists and constitutional authorities abroad during preparatory work. He was not a member or chairman of drafting committee. याद रखने की बात है कि ये ना ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ना चेयरमैन थे, ये याद रखने वाली बात है। इनका रोल क्या था? चलिए अब आगे चलते हैं कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। ठीक है, अभी तो हमने बात किया कि भैया कमेटी कौन कौन सी थी, कमेटी जान लिया हमने, अध्यक्ष कौन था, सभी एडवाइजर कौन था, कब से पहली बैठक हुई, कब आखिरी बैठक हुई, ये सब हमने देख लिया। बट यहाँ इट वाज नॉट रिटन इन वन सिटिंग, याद रखने वाली बात है ना। कमिटीज रिपोर्ट्स, लीगल ड्राफ्टिंग, पब्लिक कमेंट्स एंड असेंबली अमेंडमेंट्स रिपीटेडली रिशेप द टेक्स्ट, यानी बार 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 जो चीजें घटनाएं होती थी, कमेटी की रिपोर्ट आती थी, बातें खुलकर सामने आती थी, उन पर ये सारी बातें नया बनता था। एक तरीके से नई, मतलब संविधान में नया स्वरूप बनता चला जाता था। अब आप देखिए आइडिया से ड्राफ्ट कैसे ये बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटी फर्स्ट सेटल्ड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। चलो इसको थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, आखिर में आते हैं। द फाइनल टेक्स्ट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये याद रख लो, बाकी ये सब थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। ये पीडीएफ में आपको भेजूंगा, तो अगर आपको लगता है तो आप देख लेना एक बार। चल आगे बढ़ते हैं। एडॉप्शन, साइनिंग एंड कमेंसमेंट, तीनों डेट है याद रखने वाली। 24 फरवरी जनवरी 1950 को सारे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को साइन किया। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950, 26 से 2 दिन पहले। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फुली इंडिया में इन्फोर्स कर दिया गया। ये कहा गया अब ये संविधान लागू हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं और 26 जनवरी वाज चोजन एज द रिपब्लिक डे। क्यों चूज किया गया 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की थी, इसलिए इस डेट को चुना गया। ठीक है, जो प्रियम्बल है संविधान की, वो जो डेट को रिकॉर्ड करती है वो 26 नवंबर 1949 को ही रिकॉर्ड करती है। तो ये हमें डेट याद रखने की है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम, अब संविधान तो बन गया हमारा, आजादी भी मिल गई, अब हमें इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें देखने की हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें 395 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। ये तीनों डेट नहीं, तीनों नंबर याद रखिएगा। 395, 22 और 8, 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल्स it has 22 parts and it has 8 schedules। याद रखने वाली बातें हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूनियन गवर्नमेंट का सिस्टम इसने बनाया है और फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी इंश्योर किया है। राज्य की शक्तियां और केंद्र की शक्तियां डिसाइड किया है। और 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय में इसमें 2 वर्ड जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया। ये कहानी आप जानते हैं, जो पॉलिटिकली ज्यादा मोटिवेटेड टॉपिक्स होते हैं वो तो लोगों को पता ही होते हैं, है ना। चल आगे चलते हैं। अब इंडिया ने अपने संविधान में कौन सी चीज कहां से ली, हम सारा तो डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लंबा है, लेकिन हम कुछ मेन बातें देख लेते हैं। जैसे यूके और यूएसए से क्या लिया? यूके से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, रूल ऑफ लॉ, ट्रेडिशंस और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये यूके और यूएसए से आया, सॉरी यूके से आया। यूएसए से क्या आया? फंडामेंटल राइट्स आया, जुडिशियल रिव्यू आया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आया और इम्पीचमेंट मॉडल आया। ये आपका अमेरिका से आता है। आयरलैंड से क्या आता है? आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे। आयरलैंड से आता है, मैंने पहले भी बताया है कि ये आयरलैंड से आया था। और एंड मेथड ऑफ नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द अपर हाउस, राज्यसभा में लोगों को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा, ये भी आयरलैंड से आया है। कनाडा से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेसिडुअरी ओरिएंटेशन की बात को सीखा। और आगे ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज से भी हमने कुछ लिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का फॉर्मूला लिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक और सहवर्ती एक समवर्ती सूची भी होगी, जैसे शिक्षा उसी समवर्ती सूची में है, जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड अपर हाउस इलेक्शन टेक्निक। जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने उठाया मच एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फेडरल मशीनरी।
राइट। तो ये हमारा, हमने संविधान में क्या चीज कहाँ से उठाया उसकी बात हो गई। 1950 में 1950 के बाद वी सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन्स टू द प्रेजेंट, यानी कि अगर आप देखिए कि 1950 से शुरू होकर के आज तक क्या क्या जो बदलाव आए, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आए संविधान में, वो हमारे लिए जरूरी है जानना। तो हम अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहला जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में, याद रखना है, पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? अर्ली चेंजेस इन्वॉल्विंग स्पीच रिस्ट्रिक्शन, लैंड रिफॉर्म, प्रोटेक्शंस एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये पहला संविधान संशोधन था। सातवां इंपॉर्टेंट है, 1956 में आया, रीऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड चेंजेस टू द यूनियन एंड स्टेट फ्रेमवर्क। राज्य और केंद्र के जो आपस में समझौता है, कह लीजिए जो संवाद है, उसका एक रीअरेंजमेंट किया गया 7वें संशोधन के द्वारा। फिर 42वां संशोधन है, 42nd अमेंडमेंट, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, ये 1976 में आता है। इसमें जो मेजर चेंज है वो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किए जाते हैं प्रियम्बल में, संविधान में ऐड किए जाते हैं। हालांकि प्रियम्बल को पहले संविधान सभा में कहा गया था कि प्रियम्बल एडिटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी किया गया। तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 का याद रखने वाला बड़ा डिबेटेबल है। 44th अमेंडमेंट 2 साल बाद हुआ, 1978 में, और इसमें बात की है कि रोल्ड बैक सेवरल इमरजेंसी एरा चेंजेस एंड स्ट्रेंथेंड सेफगार्ड्स, यानी इमरजेंसी आपको पता 1975 में लग गई थी और फिर 78 तक तो हट ही चुकी थी। तो ये जो 44वां संशोधन हुआ, बेसिकली इसलिए किया गया कि कोई भी राष्ट्र प्रधानमंत्री आगे चल करके इमरजेंसी अपने मन से ऐसे ही ना लगा दे। उसमें उन्होंने कुछ सेफ गार्ड लगाए, कैसे कैसे बच सकते हैं, और इमरजेंसी के दौरान जो कानून बनाए गए थे, ढेर सारे परिवर्तन किए गए थे, उनको सभी को वापस ले लिया। हालांकि 78 में भी ये जो 42वें संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट और आपका दूसरा वाला वर्ड ऐड किया गया था, उसको सेकुलर वर्ड यूज किया गया था, उसको वापस नहीं लिया गया। 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुआ वो 1992 में हुआ, 73वां और 74वां। इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज बनाई जाएंगी, और आज जो पंचायतों के चुनाव होते हैं और जो पंचायती राज वगैरह चलता है, वो आपका 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आता है। 86 तो आप सबको याद होगा, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। एनईपी में 86 जो था 2002 में आया, जिसने 3 बड़े परिवर्तन किए। एक, आर्टिकल 21A ऐड किया, जहां पे उसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया, जिसमें कहा गया कि 45 में बच्चों को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, 6 से 14 साल वाला। और 51A जिसमें पेरेंट्स को कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को पढ़ाई करने वो भेजें, है ना। 101वां अमेंडमेंट 2016 में हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जीएसटी लेकर के आया 101वां अमेंडमेंट। 103 103rd अमेंडमेंट 2019 में हुआ, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेकर के आया। 105वां अमेंडमेंट 2021 में हुआ, इसने स्टेट यूटी पावर रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसईबीसीज फॉर देयर ओन पर्पसेस की बात की। और 106वां 106th अमेंडमेंट 2023 में हुआ, एज लेट एज 2023, 3 साल पहले। इसने क्या किया? 106वें ने प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन कंडीशंस, यानी जो महिला विधेयक आया 106 में, जिसमें संविधान चेंज किया गया और ये कहा गया कि महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, ये 2023 में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एडुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी, तो इस पूरी जर्नी के दौरान शिक्षा का क्या हुआ, शिक्षा कहाँ कहाँ रही, कहाँ कहाँ प्रभावित हुई। सबसे पहले आपको याद है कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में कहा गया कि शिक्षा सभी को दी जाएगी, और शिक्षा एजुकेशन को काफी प्रमोट किया गया था। उसके बाद 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें एजुकेशन बिकेम अ ट्रांसफर्ड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी 1919 में एजुकेशन को राज्य के हवाले कर दिया गया, केंद्र की सूची से निकाल दिया गया। 1935 में provincial autonomy gave elected provincial ministries wider responsibilities over the education. At independence, education therefore already had a strong provincial administrative tradition.
The Constitution initially placed education primarily in the state list subject to the specific union territories. यानी शुरुआत में संविधान ने भी इसको कहाँ रखा था, राज्य की सूची में रखा था, बाद में इसको केंद्र और राज्य की समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 1950 के बाद क्या हुआ, 42वां संशोधन मैं बता चुका हूँ, 45वां बता चुका हूँ, 86वां बता चुका हूँ, और आरटी एक्ट 2009 में आया, 1 अप्रैल को 2010 को लागू हुआ, ये भी बता चुका हूँ। तो अब मैं समराइज करूं अगर आज की लास्ट स्लाइड के रूप में, तो आप ये वाली स्लाइड देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करके मैं क्लास को ओवर करूंगा। कल में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास थर्ड, कल शाम को 9 बजे। कल रक्षाबंधन है, तो कल का अगर आप लोग तैयार होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो रक्षाबंधन है तो रक्षा ब्रेक भी ले सकते हैं, वी विल सी, है ना। परसों तो पक्का करेंगे। तो मास्टर टाइमलाइन, ये वाली स्लाइड आपके बड़े काम की है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो मैंने अभी तक पढ़ाया। 1784 क्विट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट पहला वाला, जिसमें एजुकेशन को ग्रांट दी गई। 1833 एजुकेशन सेंट्रलाइज किया गया, चार्टर एक्ट दूसरा वाला। 1853 चार्टर एक्ट तीसरा वाला। 1858 क्राउन रूल आ गया। 1861 काउंसिल और डिपार्टमेंट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। 1892 इनडायरेक्ट इलेक्टोरल प्रिंसिपल आया। 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई। 1917 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पोल की बात हुई। 1919 में डायरार्की आई, राज्य और केंद्र का शासन अलग अलग। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा। 1929 यहाँ से गायब है, जो 1930 है आपका, जिसमें पूर्ण स्वराज मांगा गया, वो यहाँ मिसिंग है। 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई भारत सरकार अधिनियम में। 46 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। 47 में आजादी मिली। 49 में अडॉप्ट किया गया। 50 में रिपब्लिक बना। 76 में एडुकेशन प्लस कॉन्करेंट लिस्ट, यानी 76 ये याद रखना, 76 वाला। 1976 में राज्यों से निकाल करके एक बार फिर से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया शिक्षा को। तो शिक्षा जो है 1976 से आज तक कॉन्करेंट लिस्ट में ही है। और 2002 में आर्टिकल 21A बना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आगे चल के आपका 2009 में आरटीई बना, वही आर्टिकल 21A था। और 2023 में 106वां अमेंडमेंट हुआ महिलाओं को अधिकार देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में। तो साथियों, ये हो गया आपका आज का डिस्कशन, और हम कल मिलेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश करेंगे कि कल हम थोड़ा फास्ट कर लें। कल मतलब कल या परसों जब भी है, तो इसको 2 क्लास में पूरा कर लें। ये 2 क्लास में पूरा हो जाएगा, तो पूरा होने के बाद फिर हम बाकी टॉपिक्स पर भी जा पाएंगे। स्टैट्स की एक क्लास, जो तीसरी क्लास होनी है, तो एक दिन में 1-2 क्लास का गैप दे करके ले लूंगा, तो आपको स्टैट्स वाला समझ। Now, if you have any questions, ask. If you don't have a question, then we can say bye bye to each other. नोट्स के बारे में बता दूं सबको, जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं, वो मैं 2 क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। पहला ये कि नोट्स में जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैंने कोई भी चार्ज नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं साथियों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बड़ी बात है। अगर आप लोग कुछ अच्छा कर लेंगे तो दैट विल बी माय अचीवमेंट, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो आई हैव नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। ये जो है बाकी टीम मेंबर्स हैं और जो आपका पब्लिकेशन हाउस है, वो लोग जो चार्ज कर रहे हैं, दैट इज फॉर देम। अब मैं अकेला हूँ नहीं, अदरवाइज आई कुड हैव गिवन यू दैट इन फ्री। अगली बात यह है कि नोट्स जिनको नहीं मिले हैं, जिन्होंने अपना पेमेंट कर रखा है, उन साथियों को कल दोपहर तक लगातार एक एक करके मैं भेज दूंगा। मेरे पास आ गए हैं, और जिन साथियों ने अभी तक परचेज नहीं किया, अगर उनका मन है तो कर ले, कोई दबाव नहीं है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन चीजें मिल जाएंगी, वैसे भी आप वैसे भी पढ़ सकते हो। बट मुझे लगता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लें, है ना। जितने भी कुछ अच्छे हमें रिसोर्सेज मिल जाए उनको ले लें, क्योंकि लास्ट में होना क्या है, 2-4 नंबर या 1 नंबर से ही रुकना जिसको रुकना है, तो ना रुके, ज्यादा अच्छा है, हो जाए। मैं चाहता हूँ सभी का हो जाए, हमारे कम से कम अपने हमारे लोगों का तो हो ही जाए, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिनके नाम भी मुझे थोड़े थोड़े याद हो गए हैं, उनका जरूर हो जाए, है ना। ये प्रयास है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी टॉपिक्स इनकम्प्लीट होंगे इन नोट्स में, उन पे हम एडिशनल वर्क कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ देने के लिए, कि जो आप जिसका हर एक टॉपिक कवर हो जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं अपनी बात बता दूं, और रिकॉर्डिंग ऑन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक आपके सिलेबस का आपको क्लास में पूरा करके दें। यू डोंट हैव टू गो टू एनी अदर क्लास।
आप इस क्लास को कंप्लीटली फॉलो करते रहिए और साथ में आप जितना पढ़ सकिए उतना पढ़िए। देखिए पढ़ाई तो की कोई सीमा नहीं है ना, जितना आप पढ़ सकिए उतना पढ़िए। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी साइड से जो आपको मिलना है वो पूरा ही मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि हम 2-4 टॉपिक छोड़ दें। भगवान से की कृपा होगी तो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे अप टू द लास्ट डे दिस क्लास विल ऑलवेज बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बस एक ही इच्छा है कि जो साथी लगे हुए हैं वो सफल हों। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास ओवर करेंगे। Sir, मुझे yeah, sir, I have a query. सर मुझे ये पूछना था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का वी आर स्टडिंग सो इलैबोरेटली एंड यू आर डूइंग रियली अ फैबुलस जॉब। एक्चुअली आई एम अ बिट स्कैर्ड, इतना सारा हमें रिटेन करना है। आई मीन इट्स सो मच ऑफ हिस्ट्री एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग आई मीन सो नाइसली कि हमें इतना याद भी रखना है, जस्ट एक्वेंटिंग अस विद द थ्योरी पार्ट, और इज इट दैट नेसेसरी आल्सो? नो, इट इज नॉट दैट नेसेसरी। फर्स्ट, अगर मैं आपको बीच से अचानक से कुछ बताऊंगा तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। सो आई एम acquainting you with the theory part, of course, from the beginning। मैं एक कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चंस आप ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे, वो दिमाग में बैकग्राउंड चाहिए होगा। सो क्लास अटेंड करने के बाद दिमाग में एक आपके बैकग्राउंड बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा, है ना। प्लस ये जो पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। डू नॉट एट ऑल थिंक अबाउट रिटेनिंग, रटने और सोचने की बात ही भूल जाइए आप। ठीक है, बस आप ये सोचिए कि मैं एक बार 2 बार पढ़ लूँ इसको, और एकदम हैप्पी माइंड से पढ़िए, है ना। वो सदगुरु क्या कहते हैं कि खुश होकर के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर टेंशन में पढ़ोगे कि याद होगा कि नहीं याद होगा, तो याद नहीं होगा। बस आराम से आप पढ़ लो। बाकी वहां पे जो होना है ना एग्जाम सेंटर पे, वो बढ़िया हो जाएगा अगर आप अपना काम खुशी खुशी करते रहोगे। इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा। और बोलने पे जितना याद होगा उतना सिर्फ देखने पे नहीं याद होगा। और जब आप, मैं इसको पीडीएफ आपको भेजूंगा और आप इस क्लास को अटेंड किए रहेंगे तो आपको बिल्कुल 90% 80% चीजें याद हो जाएंगी, मुझे पता है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकता है आपको लग रहा हो कि याद नहीं होगा, पर आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, one thing more, because प्लीज when you प्लीज। are explaining things, I'm noting down also. तो मुझे ये नहीं पता, because I'm noting down all the details, like आप कह रहे हैं ये important है, ये important, तो मेरे को I have to sift again that this is the required information that I have to retain, because I'm writing everything whatever you're speaking, the dates and the committee members and heads. So is it necessary, or I'm doing something extra that is not required? It is not extra. When you write, things go set up in your mind, so it's a good thing if you're writing. Do not try to write too much, just write a few things। जैसे आपको अगर 2 मिनट में एक बात कोई लिख लेते हो तो आप कनेक्ट बैठा लेते हो और वो याद रह जाता है। राइटिंग का एक नुकसान भी है, कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा लिखते हैं ना तो हमारा माइंड सोचता है कि तो लिख लिया गया है, याद क्यों करें। एज ए स्टूडेंट No, हम लोग ये लिखते हैं। because I'm writing my own way, in bold and highlighting and अच्छा marking है ना, stars अच्छा। when you say. So I'm doing that. आई नो, So आई नो। हमारी जो बहनें वो हर चीज बड़े अच्छे तरीके से करती है, मुझे पता है। ये लड़कों की तरह नहीं होती है कि कैसे लिख कर डालें। no, sir, my handwriting is only legible to me at times, not to me also. ऐसा सो भी है. सो यू आर इन माय कैटेगरी एनीवे। ठीक है, ओके। Thank you so एनी, much, sir. थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन? ओके। Sir, one more thing. यस। Actually, just I'm still in a fix to buy the notes. Reason being, because before your classes commenced, I took some other course that was like the videos and all. Though I haven't started those videos, accessing. So once I attended your session, so on a parallel ground, I watched one video on that. So that was of a larger, span. So again, now I'm attending your classes. I've got that content, writing my own notes, the way you are discussing things. And when I'm watching those videos, whenever I get time, I'm writing from those also. So should I buy the notes? That is my only, reason. That is only hitch that is, restraining me from ओके, buying. अगर आपने कहीं और से परचेज कुछ नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यू नीड टू हैव समथिंग। सेकंड थिंग इज कि ये जो नोट्स हैं ये बेसिकली बहुत कम में ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज काफी चीज दी गई है। तो अगर आप क्विक रिवीजन के लिए एक अच्छा ऑप्शन चाहते हो और कम टाइम में ज्यादा करना चाहते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद है।
परचेज करना ना करने से कोई, वो आपकी मर्जी है, आप देख लो क्या करना है। मैं नहीं बिल्कुल बोलूंगा कि आप करो, क्योंकि नहीं, आई नो सर, बट मैं अपना अपना फिक्सेशन बता रही हूँ कि मेरे को ये मैं प्रॉब्लम लग समझ रही है कि गया, मैं मैं ले सब लूँ, गेटिंग सो मेनी थिंग्स, वो थोड़ा मेरा होर्डिंग का भी रहता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये तो बेस्ट ऑफ सबके साथ एवरीथिंग। होता है, सो यू कैन ट्राई है। आप एक बार सोच लो, अगर लेना है तो ले लो, कोई फर्क पड़ता है। अगर अगर मुझे एक बात बताओ, अगर लेने से 2-4 नंबर बढ़ गए तो फायदा, ये क्या दिक्कत है? एक ही नंबर से अच्छा कॉलेज में, स्कूल मिल जाता या नो इश्यूज विद दैट सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट अ है। कंसर्न। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड द चार्जेस इज आल्सो नॉट दैट एग्जॉर्बिटेंट, ऐसा हाँ, कोई वो वी भी हैव नहीं ट्राई है। टू कीप वो इट। हाँ, नहीं, दैट इज मैंने क्वाइट नॉमिनल सर। आई इंसिस्टेड दैट इट शुड बी लेस विद द टीम, एंड आई सेड कि अगर लेस करने में मेरा रोल है तो डोंट गिव मी एनी मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग फ्रॉम माय ओन फ्रेंड्स। राइट, कहीं और कुछ होगा तो देखेंगे, इसमें हमें नहीं करना कुछ। तो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज लेस। ओके। Because again, the thing is like different modes. जैसे अगर पीडीएफ में at times you find it boring. So अगर हम वीडियो देखते हैं, वीडियो मुझे लगता है वो इतना टाइम लगा रहा है सुनने में, वो भी हाँ, मुझे तुम्हें बोरिंग लगता है, तुम्हें तो आई वी नोट्स so में that देखो, is also the अपने need सामने to देख, have देखने में अच्छा लग रहा है ये थोड़ा तो। rather rather my friends have also applied for that. I suggested to buy the notes from you. So she must have messaged you. She must have received also. ओके। So maybe yeah. चलिए, ओके। ठीक है sir. थैंक यू सुशीला मैम, Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो, इफ नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। अभी तक जो दो था, अगर आपने मिस किया कोई बात नहीं, तीसरा कोई मिस नहीं करेगा, याद रखना। थैंक यू, सी यू लेटर।